आप सभी को नमस्कार बच्चों। और आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर, या आप यूं बोलिए कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो देखेंगे वो मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, और स्टोइकियोमेट्रिक के कुछ सवाल हम लोग देखेंगे, और डेंसिटी भी कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके का, वो भी हम लोग देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन बैंक करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक के। ठीक है। तो इस चैप्टर में आखिरी लेक्चर हम लोग देख रहे हैं, और आपको इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पे चलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो सारे लेक्चर को ध्यान से आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, एक बार लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसके लेक्चर पे आइएगा। 1 2 3 लेक्चर आपके पे आपको मिल जाएगा, उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम आते हैं सबसे पहली बात की, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, सभी लोग अच्छे से देखिएगा। बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलो, या हम इसको क्या बोलेंगे, है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत सही सर। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपको एक्सेस रिएजेंट के भी बारे में। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं। तो क्या कहता है, जो रिएजेंट लिमिटेड अमाउंट में हो, या जो 100% खत्म हो जाए रिएक्शन के दौरान, तो क्या बोलोगे, द रिएक्टेंट आर द रिएजेंट, द रिएक्टेंट आर द रिएजेंट which is present in less amount, reagent which is present in less amount। बहुत बढ़िया सर। which is present in less amount, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। बेटा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट या एक्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, कॉल्ड बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना। पहले डिफिनेशन आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग थियरी देखेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट। या हम बोल सकते हैं कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, किसमें हो, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूं, कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गया। जो रिएजेंट कम होता है, कम अमाउंट में होता है, वही तो पहले खर्च होता है। तो जो अमाउंट में कम होगा रिएक्शन के दौरान, वो पहले खर्च हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत बढ़िया। एक सवाल जरा देख लिया जाए। जैसे मान लिया जाए आपको मैंने ये बोला कि Mg सॉलिड है, और आपको मैं O2 गैस दे रहा हूं, और प्रोडक्ट बना लीजिए MgO बना लीजिए। ठीक है सर। और इसने दे क्या रखा था, इसने दे रखा था कि ये था 2 मोल लेके बैठा हुआ था, ये अपना 3 मोल लेके बैठा हुआ था। तो बोल रहा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा और एक्सेस कौन सा होगा। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया था, एक्सेस रिएजेंट क्या कहलाता है ये मैं देख लूं। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, बेटा, जो रिएजेंट रिएक्शन के बाद बच जाए। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, द रिएजेंट विच इज लेफ्ट, द रिएजेंट विच इज अनरिएक्टेड, रिएजेंट विच इज बेटा अनरिएक्टेड, विच इज अनरिएक्टेड। ठीक है ना। जो अनरिएक्टेड हो, रिएक्शन के बाद बचा हुआ हो, कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। उसे क्या बोलेंगे बेटा जी, कॉल्ड कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। उसके हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्सेस रिएजेंट का नाम देते हैं, ऐसा आपको पता ही होगा। तो एक सवाल इसके कर लिया जाए तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि 2 मोल और 3 मोल हमने ले रखा। आपसे ये पूछ रहा है कि एक बात बताओ, एमजीओ कितना बनेगा। आपके पास 3 सवाल है। देखो, एक आपको पूछ रहा है कि एलआर कौन सा है। बहुत बढ़िया, एलआर कौन सा है। दूसरा पूछ रहा है
कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। बेटा एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, एलआर माने लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा तीसरा पूछ रहा है कि अमाउंट बताइए, अमाउंट ऑफ NH3 सॉरी एन MgO फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म्ड। देखो ट्रिक आपको समझना है, न्यूमेरिकल तो सब लोग पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको ट्रिक के साथ पढ़ना है। तो मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं और फिर से मैं आपको समझाता हूं। आपको क्या दिया मैंने कि आप Mg ले लीजिए, O2 के साथ रिएक्शन करा लीजिए, MgO बना लीजिए। तो ऐसे रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। सबसे पहला काम बैलेंस कर लो। 1 मोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। गिवन क्या दिया है बच्चा लोग, भैया गिवन क्या दिया है, ये दे रखा है 2 मोल और ये दे रखा है 3 मोल, बात खत्म। अब एक बात बता दूं, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फंडा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फंडा क्या है, जो अपना मोल दिया है उसके नीचे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, उसके नीचे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बेटा जी लोग डिवाइड कर दो, ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ये आपका है, यही आपका फंडा है, इसको मैं पीछे निकले देता हूं। जिसकी वैल्यू कम आएगी वही एलआर होगा, जिसकी जिसकी वैल्यू कम आएगी, जिसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगा वही है। मान लो इसको हम ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो जिसका एक्स कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसका एक्स कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देख लीजिएगा, एक्स निकाल लीजिएगा, 2 मोल है नीचे भी 2 लिख दीजिए, 3 मोल है नीचे 1 लिख लीजिए। तो 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, बहुत बढ़िया, और ये 3 आ गया। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा बनेगा। सबसे कम कौन सा बंदा है, 1 है, अगर 1 है इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी 1 था और 1 खर्च हो गया। कोफिशिएंट कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा 0। ये था 3 और 1 मोल खर्च हो गया, कोफिशिएंट 1 है तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया, जो 0 था वो एलआर हो गया, और जो बच गया बेटा वो अपना एक्सेस हो गया। और कितना बनेगा ये बतेगा। जितना लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ MgO का, यानी 1 × क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कोफिशिएंट है तो 2 मोल ये बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, देख लीजिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट आपका Mg हो गया, बहुत बढ़िया सर। एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया सर, एक्सेस रिएजेंट किसे बोल दीजिएगा बेटा जी, एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा, वो होगा तुम्हारा O2। और मोल ऑफ MgO फॉर्म्ड, मोल ऑफ MgO फॉर्म्ड, कितना मोल बना बेटा, 2 मोल बना। तुमसे कोई पूछ दिया कि MgO के मास बताइए कितना बच रहा है, तो एक बात बताइए, MgO का मोल कितना है, मोल ऑफ MgO आपको 2 मिल गया, और मोलर मास ऑफ MgO कितना होता है, तो 24 और 16 जोड़ लीजिए, कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो वेट ऑफ MgO कितना हो जाएगा, अब आप निकाल लीजिए। तो N ऑफ MgO इज इक्वल टू वेट ऑफ MgO अपॉन मोलर मास ऑफ MgO। इस फॉर्मूले को तोड़ दो और W की वैल्यू आपको चाहिए, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ MgO इंटू मोलर मास ऑफ MgO। अब एक बात बताइए, मोल कितना दिया हुआ है, 2 मोल, और MgO का मास कितना दिया है 40, तो कितना होगा बेटा जी 80 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी टाइम पे आपको मोल की वैल्यू दिया हो, हर समय आपको मोल की वैल्यू नहीं दी रहती है, ये बात आप गांठ बात के रख लीजिए। बोलोगे सर कैसे, तो दूसरे सवाल पे अगर आते हो, दूसरे सवाल पे अगर आते हो,
मान लो एक सवाल तुमको मैं दे रहा हूं कि SO2 और O2 मिलके SO3 बना रहे हैं। ठीक है सर, SO2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं? SO3 बना रहे हैं। और एक बात बताओ, अब मोल नहीं दिया है, अब इसकी वैल्यू ग्राम में दे रखा है। इसका दिया है 30 ग्राम, ठीक है, और इसका दिया है 15 ग्राम। और आपसे पूछ क्या रहा है? पहला क्या पूछ रहा है? फाइंड ALR। बहुत बढ़िया सर, फाइंड ALR। दूसरा क्या पूछ रहा है कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है? एक्सेस रिएजेंट कौन सा है? दूसरा बेटा क्या है? एक्सेस रिएजेंट पूछ रहा है। अभी और भी सवाल हम लोग करेंगे। तीसरा क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म्ड। तो एक बात बताइए, पहले आप SO3 का मोल निकाल लेना, उसके बाद SO3, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एक काम किया जाए ना, हमने क्या बोला कि मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, लेकिन अपने पास मोल दिया नहीं है। क्या दे रखा है देख लो। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं ताकि यहीं पे मैं आपको समझा सकूं, और थोड़ा सा इनको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं तो अच्छा हो जाएगा। एक काम करो ना, क्या काम करो, इस ग्राम को मोल में ले चला जाए। ग्राम को मोल में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल इज इक्वल टू, ये तुम्हारा पहले तो बैलेंस कर लिया जाए, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। बैलेंस के बाद ही काम करते हैं बेटा। तो 30 वेट है और सल्फर का 32, और 32 64 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू 15 वेट है और 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब आप इसका जरा डिवीजन कर लो। इसका आप लोग डिवीजन मत करना मोबाइल से, आप डिवीजन कर लो। 30 डिवाइड बाई 64 आ रहा है, 30 डिवाइड बाई 64 हो रहा है। तो कितना वैल्यू आएगा बेटा जी? ये आएगा तुम्हारा 0.46 आ जाएगा मोल में। ठीक है सर जी। बेटा ये देख लो जरा, 15 का डिवाइड आप 30 से कर दो, 32 से कर दो बेटा। तो 32 से करोगे तो ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? 0.468 आ जाएगा, और ये मोल हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको पूरा मुझे लिखना पड़ेगा, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 64 वाली जो बात है, वो क्या हो जाएगा? 4.4687 ले लिया जाए। तो एक बात बताइए, और ये ले लिया जाए 15 डिवाइड बाई कितना? 32। तो ये भी अपना 75 आ रहा है। तो जब दोनों वैल्यू आ गया, दोनों इक्वल आ सकता नहीं आएगा। देखो कैसे, ये भी अपना 7 ग्राम में लगभग में आ रहा है। अब तुमको करना क्या है? तुमको निकालना है यहां से, देख लो, मोल। मोल निकल गया, तो इसमें अब डिवाइड कर दो किससे? इसमें डिवाइड किससे कर दो? इसमें डिवाइड किससे कर दो? स्टोइकियोमेट्रिक से। ये स्टोइकियोमेट्रिक 2 है और ये स्टोइकियोमेट्रिक 1 है। जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.234 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 0.468 आ जाएगा। अब तुम चेक कर लो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। चेक कर लो ना, सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा जी? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर देख सकते हो, ये वाला नंबर है। इसका मतलब क्या है? SO3 SO2 तुम्हारा लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा SO2 हो जाएगा। कितना ये बचा हुआ है, एक बात बताओ, एक्सेस रिएजेंट कौन है? जो बचा ज्यादा है, यानी O2 तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट है। किसी ने पूछ दिया कि बताओ O2 कितना बचेगा, कुछ मत करना, ये तुम्हारा दिया है 468 माइनस 0.234 से क्या करना? माइनस कर देना, और 1 कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई कर देना 1 से, मामला सेट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि कितना वो बनेगा SO3। भैया SO3 देगा कितना? तो एक काम करो ना, 2 मोल है और लिमिटिंग तुम्हारा ये है, तो 0.23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 0.46 मोल आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर मोल ऑफ SO3 तुम्हारा दिख गया। कितना दिख गया बेटा जी? कितना दिख गया? इतना। तो W तुमको चाहिए, W तुमको चाहिए, W छोड़ दो।
मोलर मास SO3 तुम्हारे सामने रखा हुआ है। 32 प्लस 16 या 48 हो जाएगा। 8 दो 10, 4 दो 6, 1 7 ग्राम पर मोल। आपको भी पता है कि मोलरिटी, मोलर मास का फॉर्मूला। अब एक बात बता दीजिए, इसकी वैल्यू निकालोगे कितना? देखो ध्यान से। तो n इज इक्वल टू क्या होता है? W/m। बहुत बढ़िया सर जी। तो W क्या हो जाएगा? n इंटू यम हो जाएगा बेटा। n कितना आ गया अपना? 0.46 आ गया। m कितना है? 70 आ गया। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू मोल में आ, लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब किसी भी तरीके से आपको मोल को मोल में ले जाना होगा, चाहे वो वॉल्यूम दिया हो, चाहे वो मोल दिया हो, चाहे वो ग्राम में दिया है। मोल में है तो कोई लफड़ा नहीं है, ग्राम में है तो ग्राम को मोल में ले जाना, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को भी मोल में ले जाइएगा, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है लिमिटिंग रीजन के सवाल। कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब तुमको मैं बताता हूं कि कैसे और भी सवाल आपको करना होता है। इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे आते हैं ऐसे सवाल। शॉर्टकट मैंने ट्रिक बताया है, आप इससे करिएगा। अब आ जाइए इंपिरिकल, और ये आप 10th में भी पढ़े हो, ICSE बोर्ड में अगर हो तो, इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ। इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है कि इंपिरिकल ये 10th में पढ़े हो, लेकिन हम लोगों को यहाँ सवाल से लेके चलना होता है। कैसे सवाल लेके चलेंगे बेटा? इंपिरिकल क्या, मॉलिक्यूलर क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और इंपिरिकल क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एटम। कंपाउंड का सबसे सिंपल फॉर्म आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप H2O ले रहे हो। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ICSE वाले बच्चों के लिए नहीं लफड़ा है, CBSE वालों के लिए थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। ये सिंपल फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा जी? ये होता है, सॉरी, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इसमें दिखाया जाता है। इसमें क्या दिखाया जाता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल दिखाया जाता है। तभी हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर ले चल सकते हैं। बोलोगे सर जी एग्जाम्पल बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। जैसे C6H12O6 है, और इसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, ठीक है सर जी। तो अगर ये कार्बन इसमें 6 ना हो, 12 हाइड्रोजन ना हो, ऑक्सीजन 6 ना हो, तो ये ग्लूकोज नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से NH2CO, आप जानते हो यूरिया का फॉर्मूला होता है सर जी। अगर इसमें 2 नाइट्रोजन ना हो, 4 हाइड्रोजन ना हो, 1 कार्बन ना हो, 1 ऑक्सीजन ना हो, तो ये आपका इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा सर जी, ठीक है। हाँ, एक चीज है, ये पानी आप देखते हो H2O, अगर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ना हो, 1 ऑक्सीजन ना हो, तो ये वाटर नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल जो एटम होंगे उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के नाम से बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तब बता ही दिया आपने, सर इंपिरिकल भी बताते चलिए और उसके सवाल भी बता दीजिए। एकदम शांत आप देखते रहिए, मैं पूरा इसका सवाल करा भी दूंगा, और कुछ PYQ भी मैं लेके आया हूँ। बोलोगे सर जी है क्या ये? एक्चुअली बेटा जी ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। बेटा जी ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। बेटा जी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसका सर जी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होता है। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वही आपका इंपिरिकल फॉर्मूला होता है। सर ऐसे नहीं मजा आ रहा है, सर एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल सर जी। बेटा C6H12O6 आप जानते हो, ये बंदा है ग्लूकोज। बहुत बढ़िया सर जी। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं, इतना सिंप्लीफाई कर दो कि ये फर्दर टूटे ही नहीं। इतना सिंप्लीफाई कर दो कि ये फर्दर टूटे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अगर सबके साथ 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो C1H2O1, ये बंदा इंपिरिकल फॉर्मूला वाला रहा। ये बंदा इंपिरिकल फॉर्मूला वाला बंदा है बेटा। तो इससे आपको कोई लफड़ा
नहीं होगा, ये बात समझ में आ जाइएगा। लेकिन एक बात बताओ सर जी, आप ये बताइए कि कोई सिंप्लीफाई ही नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाए? जैसे आप सर इसके बारे में बताइए। H2O में तो कोई सिंप्लीफाई नहीं है, ये 1 है, ये भी 2 है, तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आना लाजमी नहीं होगा। तो सर एक बात बता दें आपको, जो जैसे है अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा, है ना। बहुत बढ़िया। सर एक एग्जांपल और बताइए, थोड़ा सा और मजा आ जाए। जैसे मान लीजिए ये अपना ले लेते हैं C2H6O, C2H5OH जो होता है वो मैंने ले लिया। सर एक बात बताइए, कब सिंप्लीफाई होगा? जब तीनों एटम के पास डिविजिबल नंबर हो। अगर हम 2 से डिवाइड कर ही देते हैं आपकी जिद की वजह से, तो ये 1/2 आना सही नहीं होता है बेटा। इसीलिए जो सिंप्लीफाई नहीं होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है और वो इम्पीरिकल फार्मूला भी होता है। इस बात को आपको गांठ बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब सुनिएगा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। सर पहली बात, जब भी तुमको निकालना होगा तो सबसे पहले आपको इम्पीरिकल निकालना है, तब जाके मॉलिक्यूलर निकालोगे। सर बोलो कैसे? एक बात बताइए, इम्पीरिकल रिलेशन दोनों के बीच में देख लिया जाए ना तो आप कर लोगे। रिलेशन बिटवीन बिटवीन इम्पीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिलेशन देखो बेसिक थोड़ा सा आपको चाहिए, तब हम लोग सवाल करेंगे। इम्पीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन आपको पहले देख लीजिए, ये भी आप 10th में पढ़े हो, तो उसी को 11th में भी ले चलना है। बस क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इम्पीरिकल फॉर्मूला पाव होल एन हो जाएगा। सर अब बोलोगे सर एन क्या है? एन की वैल्यू 0 मत लेना, बाकी एन की वैल्यू 1 2 3 4। सर अगर मान लीजिए वेपर डेंसिटी दे दिया है, मोलर मास नहीं दिया है, तो इफ वेपर डेंसिटी गिवन, मान लीजिए नोट में आपको लिखना पड़ेगा, इफ वेपर डेंसिटी गिवन, अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, देन हम क्या करेंगे? देन हम क्या करेंगे? तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले से हम ये बात क्लियर कर लेंगे। तो इससे आपको काम चल जाएगा। एक सवाल मैं आपको बता दूं, सवाल जरा, क्योंकि सवाल सही आएगा, मैं सवाल देखो प्रिंट मेरे स्लाइड में नहीं है, इसलिए सवाल मुझे लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि आप एक बात बताइए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दिया है, तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड बेटा दे रखा है, कितना दे रखा है? 118 दे रखा है। और कह रहा है कि फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। क्या दिया है? कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। सर जी ये 40.6 दे रखा है, ये तुम्हारा कितना दे दिया? 5 दे रखा है परसेंट, ये 54.4% दे रखा है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको बस एक टेबल बना लेना है, उसी टेबल से आपको सारा खेल लेके चलना है। तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहीं पे टेबल बनाना पड़ेगा। तो एक टेबल आपको मैं बनाऊंगा और टेबल के थ्रू हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से बेटा जी, क्या है, कितने टेबल में लाइन चाहिए अपने को, वो मैं आपको बता दूं। एक तो सीरियल नंबर आपको चाहिए, एक नेम ऑफ एलिमेंट चाहिए, एक परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, एक उसका मोलर मास चाहिए, एक मोल निकालने के लिए, और एक सिंपल रेशियो। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका होगा। आपकी इच्छा मैं बता देता हूँ, आप शॉर्टकट कर लेना इसी से। सीरियल नंबर रहेगा ही, ठीक है। एलिमेंट का नाम यहाँ पे रख देना, जो एकेडमिक वाले को भी देख लीजिएगा। परसेंटेज कंपोजिशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। मास पर मास मोलर मास जो दिया रहेगा वो देखिएगा, मोल निकाल लीजिएगा W/m से, और सिंपल रेशियो अगर जरूरी पड़ेगा तो वो आप देख लीजिएगा। कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है, ये दिया है 40.6, ये दिया है 5। ये परसेंटेज सॉरी सीरियल नंबर पहले लेंगे ना, 1 2 3।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। परसेंटेज बेटा जी 40.6 दे रखा है, 5 दे रखा है, 54.4। बेटा जी मास कितना होता है कार्बन का? तो कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अच्छा ठीक है, अब आपको बारी आती है मोल निकालने का। तो मोल कैसे निकालते हो? 40.6 में 12 से डिवाइड कर दो, 5 में 1 से कर दो, 54.4 अपॉन 16 से कर दो। ये क्या हो जाएगा? 12 या 36 आ जाएगा, लगभग 3.3 के आसपास आएगा। बेटा ये 5 आ जाएगा। 16 3 48, 16 चौको 64, 16 3 48 लगभग 3.3, 16 दूनी 32 होता है, 3.3 के आसपास। सबसे छोटा बंदा कौन है? 3.3। तो सारे नंबर में 3.3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सारे नंबर में 3.3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दिया जाए, क्या लफड़ा है? ये आएगा 1, ये आएगा 1, और 5 अपॉन 5.3 जब दिया है तो लगभग में 1.5 के आसपास आएगा। अब ये नंबर हम कभी रेशियो में ले नहीं सकते हैं, वो नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक में आ जाएगा। तो ऐसा नंबर चूज करना है जो इस पूरे नंबर को चेंज कर दे, 1 2 3 4 लाइक ऐसे, पॉइंट में नहीं। तो 1.5 का सबसे मिनिमम नंबर 2 ही उठा लिया जाए। तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब एक बात बताइए आप लोग, ये तो ठीक है, अब इंपीरिकल फॉर्मूला अपने पास मिल गया। सर जी इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर जी इंपीरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा, आप देख लीजिए, इंपीरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा C2 और H2 और O2 हो जाएगा, मिल गया। अब मुझे जरूरत पड़ेगी यन की, तो यन निकालने के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला मास चाहिए। तो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, 2 2 4 4 8 और 3 2 5, लगभग 58। आप देख लीजिए 58 आपका आ जाएगा, 58 आपका आठ जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल में आ जाएगा। अब एक बात बताइए, 54 जो 58 जो भी आ रहा है, लगभग चेक कर लीजिए ना, गलत तो नहीं हो रहा? 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हाँ गलत तो हो ही रहा है, ये 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 59 बेटा जी आएगा। ये कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देख लीजिए, 24, 3 दूना 6 और 16 दूना 32, 6 दो 8 4 12, 24 आएगा ना? चेक कर लीजिए। अच्छा हाँ हाँ, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो अब जाके 59 आ जाएगा। तुम्हारे पास मोलर मास दे रखा है, देख लीजिए, तुम्हारे पास मोलर मास दे रखा है। भैया मोलर मास से आपको खेल करना है। सर जगह इसमें है, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एक बात बताइए, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास, इंपीरिकल फार्मूला मास। बेटा मॉलिकुलर मास आपका 118 दे दिया, इंपीरिकल फार्मूला मास आपका 59 है, ठीक है। तो 2 बार में ये कट जाएगा, बहुत बढ़िया। अब आपको मॉलिकुलर फार्मूला जब चाहिए, अब जब आपको मॉलिकुलर फार्मूला निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा C2H3O2 होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा C4H6O4। मामला सेट है। तो इस तरीके से आपको इंपीरिकल और मॉलिकुलर वाले का सवाल लेके करना होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? एक सवाल हमारे और मेरे पास है, उसको भी जरा देख लिया जाए कि सर अगर फाइंड परसेंटेज पूछ रहा है, सर अगर किसी का परसेंटेज पूछ रहा है तो वो भी अपना आसान ही है। परसेंटेज कंपोजिशन आप पढ़ सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन आप देख लीजिएगा। ये जो बच्चे हैं वो जो 10th से 11th में आ रहा है वो भी दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की जो वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ एटम, जितने भी एटम तुम्हारे पास हैं, इनटू उसका क्या हो जाएगा?
मास जो गिवन होगा, मास ऑफ उस एटम का दिया होगा, फिर बेटा जी मास ऑफ होल कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड कर लीजिएगा, इनटू 100 कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। जैसे एक सवाल आप पढ़े होंगे हीमोग्लोबिन वाला, कि नंबर ऑफ एटम हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं आयरन के, उस तरीके का सवाल आता है, परसेंटेज दे दिया जाता है। जैसे एक सवाल अपने करा कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए, एक सवाल देख लीजिए इसका भी, पर फाइंड द परसेंटेज ऑफ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन इन CaCO3। आप देख लीजिएगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लीजिए। तो एक कार्बन है, अगर कार्बन का पूछ रहा है, एक बता देता हूं बाकी आप कर लेना। कार्बन एक है तो कार्बन एक का मास 12 है, और CaCO3 का मास कितना होगा 40, फिर 12 और 48 और इंटू 100 कर लेना। तो कितना होगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा 100, ये भी 100 हो जाएगा मुझे लग रहा है, 100 से 100 कट गया, यानी इस कंपाउंड में कार्बन 12% है। अगर कोई क्रिस्टलेटेड कंपाउंड दे रखा है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको Na2CO3.10H2O मान लो दे रखा है, और आपसे ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ क्रिस्टल बता दीजिए, परसेंटेज ऑफ क्रिस्टल बता दीजिए, तो लिखोगे 10 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ क्या हो जाएगा Na2CO3.10H2O, और ये इंटू 100 कर देना, ठीक है। तो भैया 10 इंटू 18 अपॉन इसका मास हो जाएगा 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 18, और 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसका वैल्यू परसेंटेज में निकाल सकते हो। वो एक जो आपका मैंने बोला ना हीमोग्लोबिन वाला सवाल एनसीईआरटी का, एक बार देखना होगा आपको, वो अच्छा सवाल आता है। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज कभी भी पूछता है तो बेहतरीन तरीके से आप कर लेना, ठीक है ना। अब एक सवाल पूछा हुआ है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो डेंसिटी आप जानते हो कि नॉर्मली मास बाय वॉल्यूम से निकालते हो, लेकिन भैया ये वाला डेंसिटी अलग है। इसमें जो होता है दो तरीके की डेंसिटी है, एक होती है बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी अलग होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी अलग होता है, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी अलग होता है, और रिलेटिव डेंसिटी बेटा जी अलग होता है, और रिलेटिव डेंसिटी बेटा जी अलग होता है, रिलेटिव डेंसिटी अलग होता है। तो दो अपने पास होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। बेटा जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है, जैसे आप मास बाय वॉल्यूम निकालते हो, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होता है, जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है बेटा, जो अपना एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है, वो मास बाय वॉल्यूम से निकाला जाता है। लेकिन याद रखना ग्राम पर ml में ही वैल्यू लेना होता है, ये आपको ध्यान देना है। एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट में जब भी निकालना तो मास बाय वॉल्यूम आपको लेके चलना होगा, और मास ग्राम में और वॉल्यूम ml में होता है। सर रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। सर रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी आपका कोई भी सब्सटेंस है, डेंसिटी उस सब्सटेंस का देख लीजिए, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये अपना एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, ये अपना एक होता है बेटा जी रिलेटिव डेंसिटी। तो इन दोनों में फर्क होता है। अब तुम पूछोगे सर रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किसी किसी किताबों में तुम पाओगे तो इसी को लोग स्पेसिफिक डेंसिटी ग्रेविटी के भी नाम से बोला जाता है, इसी को लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी लोग पुकारा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी रिलेटिव है तो इसका मतलब कोई यूनिट नहीं होगा, कोई कंपेयर कर रहे हो, तो भैया ये यूनिट लेस होगा बेटा, बेटा जी ये यूनिट लेस होगा।
इन दोनों में यही होता है, इन दोनों में एब्सोल्यूट का मतलब मास बाय वॉल्यूम ग्राम पर एमएल में, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो कंपेयर करते हैं किसी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर। लेकिन अगर कोई बोल दिया कि गैस के लिए कैसे डेंसिटी निकालोगे, गैस के लिए गैस के लिए एडी कैसे निकालोगे, तो याद रखना फॉर गैस, फॉर गैस रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, एक बात बताइए। पीवी इक्वल टू जानते हो ना, एनआरटी, एनआरटी और पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी होता है। अब मुझे इसके डेंसिटी के टर्म में ले जाना है, तो पीवी पीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम और आर टी होता है। बेटा जी ये बता दो, ये तो डेंसिटी ही है ना, तो पीएम इक्वल टू डेंसिटी और आर टी होता है। सर डेंसिटी जब आप निकालोगे तो P इंटू एम बाई क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। P इंटू एम बाई क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। बोलोगे सर किस में चाहिए, तो ग्राम पर लीटर में इसका यूनिट लेके चलना है, ग्राम पर लीटर में यूनिट लेके चलना है। और रिलेटिव डेंसिटी क्या है, m1/m2 एट कांस्टेंट। अगर मान लो रिलेटिव डेंसिटी पूछ दिया तो लिख लेना m1/m2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बच्चे ने मुझे पूछ दिया था कि सर आर की जो वैल्यू होता है वो किस में लेते हैं, तो आर की जो वैल्यू होता है वो 8.314 भी लेते हैं, या 25/3 आसान करने के लिए जूल पर केल्विन पर मोल में उठा के लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लीटर एटीएम में दे दिया है 0.0821, या हम ले लेते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/12 लेकर के सॉल्व कर लेते हैं लीटर एटीएम में। बहुत बढ़िया सर जी, लीटर एटीएम में लेके चलिएगा तो ठीक है। अगर कैलोरी में दे रखा है तो 2 कैलोरी आप लेकर के सॉल्व कर लेना। तो 3 डाटा इनका होता है, इससे आपको सवाल लग जाता है, ठीक है। जैसे एक सवाल पूछ दिया किसी ने, एक बात बताइए, वेपर डेंसिटी SO2 का SO3 का क्या होता है, वेपर डेंसिटी SO2 का क्या होता है, वेपर डेंसिटी आप SO2 का बता दीजिए या SO3 का बता दीजिए। तो एक बात बताइए आप लोग, मोलर मास कितना है इसका, ये है 32 + 2 × 16, भैया ये 64 हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसका मतलब मोलर मास जो अपने जिंदगी में दिखेगा वो वेपर डेंसिटी बाई 2 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × वेपर डेंसिटी, सॉरी 2 × वेपर डेंसिटी। और आपको निकालना क्या, वीडी। इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, बीडी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2 हो जाएगा। इस सवाल को लेकर के हम चल सकते हैं। तो क्या होगा, कतई आप लेके चलोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64/2 इज इक्वल टू 32 अपना आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी डाटा दिया हो उससे आप वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको फंसना नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है कि सर एक बात बताइए, स्टोकियोमेट्रिक वाला सवाल हम लोग कैसे करते हैं, अगर मोल दिया है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब। सर न्यूमेरिकल ऑफ स्टोकियोमेट्रिक, न्यूमेरिकल ऑफ स्टोकियोमेट्री, बेटा जी न्यूमेरिकल ऑफ स्टोकियोमेट्रिक, ध्यान से सुनना, हम लोग सवाल ज़्यादा करेंगे। न्यूमेरिकल ऑफ स्टोकियोमेट्री, तो एक बात बताइए, स्टोकियोमेट्रिक में हमारे पास स्लाइड है, हम आपको कोशिश करते हैं उस स्लाइड में ले चलते हैं और उससे बताते हैं कि स्टोकियोमेट्रिक से कैसे वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है ना। तो जरा एक बार हम देख लें कि हाँ, ये अपने पास स्लाइड है, देखो इसमें एक स्लाइड ये है और यही पूछ रहा है
कि स्टोकियोमेट्रिक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सर स्टोकियोमेट्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये अपने पास पूछा जा रहा है, ये अपने पास पूछ रहा है। देख लीजिएगा ध्यान से, बेटा ध्यान से देखिएगा। स्टोकियो का मतलब ही होता है स्टोकियोन और मेट्रॉन्स, ठीक है ना, दोनों को तोड़ा जाए तो एक का होता है स्टोकियोन और एक होता है बेटा जी मेट्रियन, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब सुनिएगा ध्यान से। स्टोकियोन का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है ना, और मेट्रियन का मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मेजरमेंट आपको देखना होगा, बस यही बात है। तो कहता क्या है, इसका मतलब क्या लेके चलना है, इट इज डील विद द कैलकुलेशन ऑफ मोल, बहुत बढ़िया, मास, बहुत बढ़िया, स्टॉक, सम टाइम वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअली जो भी न्यूमेरिकल करना है इस स्टोकियोमेट्रिक से बैलेंस करके रिएक्शन किया जाता है। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करके नहीं करोगे तो मामला चेंज हो जाएगा, ठीक है, मामला चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल मेजरमेंट का ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ही होता है। भैया यहाँ मोल बा, ये मास है, ये वॉल्यूम है, तीन चीज आपको निकालना है यहाँ से, मोल है, मास है, और वॉल्यूम भी अपना निकालने को आता है। और बेटा जी वॉल्यूम भी अपना निकालने को आता है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले रिएक्शन का स्केलेटन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो भी पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो बोलोगे सर कैसे काम करेंगे हम लोग, जरा देख लिया जाए। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा हम एक सवाल पहले करा लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे, इस स्लाइड से बताएंगे, कहने का मतलब ये है। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लिया जाए कि तुम्हारे पास CH4 है, बहुत बढ़िया सर, और CH4 भी गैस है, सर CH4 भी गैस है, देख लीजिए, और इसको दिया जा रहा है O2 गैस, और ये बना रहा है क्या, ये क्या बना रहा है, CO2 और H2O बना रहा है, CO2 और H2O बना रहा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है, सारे गैस फेज में हैं, तो आपसे ये पूछ रहा है कि एक बात बताइए, मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, और वॉल्यूम कितना होगा, ये जो भी आपसे पूछ रहा है, या उसका वेट कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोफिशिएंट को ग्राम में नहीं लिखना। तो एक बात बताइए, रिएक्शन चेक कर लो, बैलेंस है क्या, एक कार्बन एक कार्बन, चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन, तो ऑक्स हाइड्रोजन चार कर लिया जाए, ऑक्सीजन बेटा जी दो और दो चार हो गया, हो गया। इसका मतलब आप अगर देखोगे तो मोल यहाँ एक है, तो एक कोफिशिएंट हो गया, दो कोफिशिएंट हो गया, यहाँ भी एक है और यहाँ दो है। मतलब क्या है, मोल इसके अलग अलग दिए हुए हैं, बेटा मोल इसके अलग अलग दिए हैं। तुमसे अगर किसी ने पूछ दिया कि वेट आप CH4 बता दीजिए, सर वेट आप CH4 निकालने के लिए मोल इंटू मॉलिकुलर वेट 12 4 16 से मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ दो दिया है, और दो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32, तो 64 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसका पूछ दिया तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 44, क्योंकि 12 और 16 दूनी 32, 44 ग्राम हो जाएगा। दो और पानी का है तो 18 दूनी 36 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, डायरेक्ट मास को नहीं रेशियो में लिया जाता है गैस फेज में। अगर आपसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप बता दीजिए, सर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता दीजिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाल लेते थे, याद करो, मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर, मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर। तो भैया मोल कितना है यहाँ, एक मोल, तो 1 इंटू Na हो जाएगा, Na हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। यहाँ 1 इंटू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। तो आपने क्या निकाल दिया, आपने क्या निकाल दिया,
मोल निकाल दिया। आपने क्या निकाला? मोल निकाला। किसी ने पूछ दिया, किसी ने पूछ दिया कि एट एसटीपी आप वॉल्यूम बताइए, एट एसटीपी आप वॉल्यूम बताइए। किसी ने पूछ दिया कि एट एसटीपी आप वॉल्यूम बताइए, तो जवाब देना ही पड़ेगा आपको। एसटीपी पे वॉल्यूम पूछ रहा है, एसटीपी पे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो बेटा आपके पास मोल भी है, आपके पास सब कुछ है, और आपको ये भी पता है कि एट एसटीपी मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर होता है बेटा। इससे आपको खेल निकल जाएगा। तो एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा? मोल इंटू 22.4 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना मोल है? 1 मोल, तो 1 × 22.4 हो जाएगा, लीटर में निकल जाएगा। सर यहाँ मोल कितना होगा? 2 × 22.4 वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी 44.8 लीटर हो जाएगा सर जी। यहाँ पे 1 × 22.4 है, तो क्या हो जाएगा? 22.4 यहाँ पर भी लीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 × 22.4 है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? 44.8 लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ऐसे आपको सवाल आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से सवाल आपको करना है। जैसे अगर कह दिया कि कैलकुलेट द वेट, जैसे एक सवाल अपने पास है, सवाल में बता दूं, देखिएगा, इसका सवाल आपसे पूछ दिया, अगर कह रहा है कि कैलकुलेट, ध्यान से सुनिएगा सर जी, कैलकुलेट द वेट ऑफ, वेट ऑफ रेजिड्यू, 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 ठीक है, ऑब्टेन्ड, किससे, किससे ऑब्टेन्ड किया जा रहा है? जब 1 मोल CaCO3 को, बेटा जी 1 मोल CaCO3 को स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है, स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है, तो वो पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या पूछ रहा है? कि वेट ऑफ रेजिड्यू पूछ रहा है। तो रेजिड्यू कौन बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये तो गैस है। और आपको भी पता है, आपको भी पता है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट करते हो तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CaO सॉलिड और CO2 गैस बन जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये बन जाएगा। अब कितना मोल दे दिया है? 1 मोल, ठीक है सर। तो 1 मोल CaCO3 मतलब कितना तोड़ रहे हो? 1 मोल CaCO3 का मतलब होता है 100 ग्राम आप हीट कर रहे हो। बहुत बढ़िया। तो 1 मोल जब CaCO3 को तोड़ रहे हो तो 1 मोल क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। और सॉलिड में है, तो सॉलिड में है, इसी का तो रेजिड्यू हमको चाहिए, इसी का तो रेजिड्यू हमको चाहिए, ReSiDu, इसी का तो रेजिड्यू हमको चाहिए। तो एक बात बताइए, 1 मोल है, तो अगर आपको मास चाहिए, मास ऑफ CaCO3, सॉरी मास ऑफ CaO चाहिए अगर, तो एक बात बताइए, मास ऑफ CaO हमको नहीं पता है। मोलर मास ऑफ CaO क्या है? 40 और 16 कितना हो जाएगा बच्चा लोग जी? बच्चा लोग 56 ग्राम हो जाएगा पर मोल में। सर मोल आपके पास एक दिया हुआ है, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास ऑफ CaO, मोल इंटू मोलर मास ऑफ CaO। बेटा मोल कितना है? 1, और CaO का मास 56 है, तो कितना हो जाएगा? 56 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग कुछ सवाल कर लिया जाए? बिल्कुल कर लिया जाए, आगे देखा जाए। मैं आपको सवाल से लेके चलूंगा, आपको मैं सवाल से लेके चलूंगा। एक सवाल ये देखो दिया है, लिमिटिंग रीजन का सवाल है। एक सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, जरा हम लोग देख लिया जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल कैसे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से इस रिएजेंट का सवाल हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जरा एक बार देखना पड़ेगा कि सर इस रिएजेंट का सवाल हम लोगों को कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूं और इसी सवाल से हम लोग आगे ले चलेंगे। देखिएगा,
इस सवाल के अंदर पूछ क्या रहा है, आप जरा एक बार स्क्रीन पे देखेंगे और स्क्रीन पे देखिए और 2 बार रीडिंग करिए, और जो हमने ट्रिक बताया है उस ट्रिक के साथ आपको सवाल को करना होगा। क्या लिखा है कि 4 ग्राम ऑफ N2 इज रिएक्ट विथ 9 ग्राम दिया है, फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ NH3 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। कितना ऑब्टेन्ड हो रहा है वो आपसे पूछ रहा है, कितना बेटा जी ऑब्टेन्ड हो रहा है वो आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी कहानी है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात बेटा, N2 अपने पास है किस मीडियम में, गैस में। भैया H2 गैस मीडियम में है। भैया एक बात बता दीजिए, जब N2 और H2 आपस में मिलते हैं तो आपको भी पता है अमोनिया गैस बनता है। ठीक है सर जी, आपको भी पता है अमोनिया गैस बनता है, हमको पहले से पता है। बेटा हमने क्या बोला कि कोई भी रिएक्शन है पहले इस चैप्टर के रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बेटा N2 है, यहाँ 2 है, 2 कर दीजिए। सर H2 यहाँ 6 हो गया, 3 कर दीजिए। बेटा एक बात बताओ, ट्रिक के साथ चलो, वो 10th की बात जो तुमने पढ़ा था भूल जाओ अब। बेटा यहाँ मोल N की W की वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है 42 ग्राम, और ये बेटा कितना दे रखा है, 9 ग्राम दे रखा है। तो पहला काम मोल निकाले, जैसा कि सर जी ने बताया था। सर ने क्या बताया था कि 42 और मोलर मास कितना होगा, 14 दूना 28। बेटा ये कितना हो जाएगा, 9 और अपान 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर दें, एक डेरिवेशन, मतलब कि कैलकुलेशन कर लिया जाए फटाफट। देखो 42 डिवाइड बाई 28 है, यानी ये भटा लोग 1.5 आ जाएगा। सर ये कितना है 4 पॉइंट, अगर 9 में 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 हो जाएगा। ये तो मोल आया है आपका, ये तो बेटा जी मोल आया। अब आपको क्या करना है, LR निकालने के लिए, LR दोनों वैल्यू दिया है तो लिमिटिंग रीजन से कर लेना, 2 वैल्यू अगर दिया है तो लिमिटिंग रीजन से कर लेना। ए भी दिया है, ए भी दिया, दोनों रिएक्टेंट का दिया है। तो आप यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, तो इसमें क्या करो 1.5/1 और ये 4.5/3, तो कितना हो जाएगा 15×45 हो जाएगा, ये भी 15×45 हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों खर्च हो गए और कितना बन गए 2 × 1.5, 3 मोल अमोनिया बन गया। भाई जितना ये दोनों खर्च होंगे उतना ही तो ये बनेंगे। 9 ग्राम दिया है, 9 में आपने 2 से डिवाइड किया, 45 आया, 45 में 3 से आपने कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। तो 3 मोल्स इतना बना। अब एक बात बताइए, मोल ऑफ अमोनिया तुम्हारा कितना है, 3 मोल है सर जी। वेट ऑफ अमोनिया आपको चाहिए, तो क्योंकि वही पूछ रहा है मैक्सिमम वेट कितना बनेगा, और मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है सर जी, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, W ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू N ऑफ अमोनिया इंटू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ अमोनिया। बहुत बढ़िया। सर मोल कितना दिया है 3, और ये हो जाएगा 17×3 = 51 ग्राम आ जाएगा। क्या लाजवाब बात है, 51, मतलब कि ये दोनों रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में बना रहे हैं। बेटा दोनों रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो याद रखिएगा ऐसे सवाल में दोनों लिमिटिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है ना, एक बात क्लियर हो गई। अब चलो चला आगे चलते हैं हम लोग। A mixture 2 formic acid, 4 oxalic acid treated in the considered for weight in gram of remaining product। बहुत बढ़िया, ये भी एक लाजवाब और धमाकेदार सवाल है, और इस सवाल के साथ आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, और इस सवाल में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक से कनेक्ट है। क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है किसका, फॉर्मिक एसिड का। सर फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CHO होता है। बहुत बढ़िया। सर ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है, तो ऑक्जेलिक एसिड तुम्हारा ये है। और अगर ये दोनों एक दूसरे से ट्रीट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, पीलेट वेट ग्राम रिमेनिंग प्रोडक्ट। एक बात बताइए,
जब भी ऐसे लोग बनते हैं, एक बार जरा सवाल आप देख लीजिए, इस सवाल में जो पूछा हुआ है, एक बार स्क्रीन पे देखिए और सवाल को अच्छे से पढ़िए। क्या स्क्रीन पे सवाल दिया है उसको अब देखिए, एक बार रीडिंग करिए, फिर हम आपको आंसर बताएं कि कैसे कैसे करना है। A mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrate H2SO4. Find the weight in gram of remaining product. ठीक है ना? तो ये सवाल आप बताइए क्या आएगा। इसका आंसर सब लोग बताइए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और 1 मिनट के टाइम में आपको इस सवाल को करना है। ठीक, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। हाँ बताइए जल्दी से, सारे लोग बताइए क्या होगा आंसर, बताइए। इसमें एक चीज छूटा हुआ है, इसमें बोल रहा है कि ये पीलेट्स करके है, उसको के ओ एच, सॉरी 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 सॉरी, ये के ओ एच पीलेट है जो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ध्यान से सुनना सब लोग, खूब बेहतरीन सवाल है, एकदम लाजवाब धांसू सवाल है। ये कह रहा है कि इसमें भी H2SO4 पास किया जा रहा है, इसमें भी H2SO4 पास किया जा रहा है, तो कह रहा रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बचेगा। तो याद रखना, जब तुम बेटा HCOOH में CO कंसंट्रेट H2SO4 पास करते हो तो क्या बनता है, कंसंट्रेट H2SO4 का काम है पानी खींचना, तो H2O निकल जाएगा और ये CO बन जाएगा। बहुत बढ़िया, CO बन जाएगा। फिर इसी तरीके से कह रहा है कि आप ऑक्जेलिक एसिड के जब H2SO4 पास कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। जब H2SO4 से ऑक्जेलिक एसिड में H2SO4 पास कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये बनता है, याद रखना, CO भी बनेगा, CO2 भी बनेगा और यहाँ H2O भी बनेगा। जरा चेक कर लीजिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, H2O जो है ना वो H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा। H2O कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, इट इज एब्जॉर्ब बाई H2SO4। बहुत बढ़िया सर, it is absorbed by concentrate H2SO4, it is absorbed by concentrate H2SO4। बात खत्म। H2O तो दुनिया से चला गया। जब हम KOH का पिलेट में इनको पास करते हैं तो पानी तो खत्म हो गया। CO2 तुम्हारा एसिडिक नेचर का है, तो बेटा CO2 कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 इज एब्जॉर्ब बाई KOH। बहुत बढ़िया सर, CO2 एब्जॉर्ब बाई किसके वजह से, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी कौन बचा मिक्सचर में, वो बच गया CO। तो टोटल टोटल रेजिड्यूअल गैस क्या बचा बेटा, वो दोनों बना। सीओ बन गया कहाँ से, फॉर्मिक एसिड से। बेटा सीओ कहाँ से बचा है, सीओ कहाँ से बचा है, फॉर्मिक एसिड से बचा है, तो वो भी लिखना होगा। बेटा H2 एक सीओ कहाँ से बना है, ऑक्जेलिक एसिड से बचा है। तो दोनों की वैल्यू निकाल के जोड़ लेना, मोल निकाल लिया जाए, मोल निकालने के बाद वेट निकाल लेंगे। तो चलिए लेट नहीं किया जाए, एक बात बता दीजिए मुझे, इसका मोल कितना दिया है, 2.3 ग्राम दे रखा है। हम मोल इसका निकाल सकते हैं, कितना मोल होगा, तो 23 2.3
और फॉर्मिक एसिड का मास 2 × 1, कार्बन 12 और 2 ऑक्सीजन, तो 2 × 16 हो जाएगा। तो 2 + 12 + 32 हो जाएगा। 2 2 4 2 6, 3 1 4 1 5, 56 ग्राम हो जाएगा पर मोल। सर COOH का बता दीजिए मास कितना होगा, तो मोल हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मोल कितना हो जाएगा सर, 45 ग्राम। और ये जब 126 में से 18 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 8 और 11 से 1 निकाल लो यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो। 2 कार्बन है तो 24, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौको 64 और 2 हाइड्रोजन है तो 4 2 6 और 6 4 10 और 90, यानी 4.5/90 हो जाएगा। वही दोनों वैल्यू दिया है ना, तो दोनों वैल्यू से लिमिटिंग वाला लेके चलना, या जितना होगा उतना ही बनेगा ये, जितना होगा। तो एक बात बताइए, अगर ये 45/900 कर दिया जाए तो 45 दूनी 90, 1/20 हो जाएगा। और अगर ये 23/560 कर दिया जाए तो 23 दूना 56, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, कितना हो, 23 दूना 46 होगा ना। तो एक काम करते हैं ना, इसको डिवाइड कर लो। लेकिन तुम लोग मोबाइल नहीं यूज करना बेटा, तुम लोग पक्का मोबाइल नहीं यूज करना, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मोबाइल अप्लाई अलाउ नहीं होता है। 2.3 डिवाइड बाई 56 है तो ये कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा मोल में, ठीक है। और जब तुम 1 से 20 में डिवाइड करोगे तो 0.05 आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। अब तुमको ये देखना है कि टोटल मोल गैस का कितना बनेगा, टोटल मोल गैस का। तो 0.05 तो तुम्हारा कौन दे रहा है, ये तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड दे रहा है। 0.05 तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड दे रहा है, सॉरी ऑक्जेलिक है कि फॉर्मिक है, 4 पॉइंट ऑक्जेलिक है। तो एक काम करो ना, दोनों के मोल जोड़ना है मुझे बेटा, दोनों के मोल जोड़ लेना है, दोनों के मोल जोड़ लेना है, दोनों का मोल जोड़ लो। ये वाला मोल जोड़ लो, ये वाला मोल जोड़ लो, और मोल दोनों जोड़ करके दोनों का मास निकाल लो, मोलर मास। और W = मोलर मास इंटू मोल हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, a mixture of 2.3 gram of formic acid, 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentration of 4 and KOH पीलेट दिया हुआ है। तो करा वेट बताइए, मैं समझा देता हूँ। देखो COOH है और COOH सॉरी फॉर्मिक एसिड है ना, तो HCOOH में जब आप कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे तो बेटा जी क्या बनेगा, CO + H2O निकाल देगा, ठीक है। अब याद रखना, यहां से भी H2O एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन एब्जॉर्ब, कौन कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब बाई कौन, कंसंट्रेट H2SO4। बहुत बढ़िया। तो यहाँ की कहानी खत्म हो गई, यहाँ की कहानी खत्म हो गई। CO एसिड नहीं है, न्यूट्रल है, इसीलिए KOH एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसका मास जरा देख लीजिएगा, मास दिया है 2.3 ग्राम, तो बेटा W 2.3 है, तो मोलर मास निकाल लेंगे हम लोग। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है तो 2, और कार्बन 1 है तो 12, और 2 ऑक्सीजन है 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 2 6, यानी 23, और ये हो जाएगा 46, ठीक है सर। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा बेटा जी 23/460। बहुत बढ़िया सर। तो 1 कितना हो जाएगा 20, ये भी आ जाएगा 0.05 मोल, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है कि 0.05 मोल टूटेगा ये, तो H2O भी 0.05 बनेगा, लेकिन गलती से वो H2SO4 उसको पी जाएगा, और ये भी तुम्हारा 0.05 मोल बचा, ठीक है सर। ये तो क्लियर हो गया। अब यही बात हम लोग कहाँ करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.05 मोल, ठीक है। जब दूसरे वाले की बारी आती है, तो दूसरे वाले की बारी क्या थी कि जब ये ऑक्जेलिक एसिड को एब्जॉर्ब करता है, बहुत बढ़िया सर, तो जब इसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 आप डालोगे तो ये क्या करेगा, पानी तो चाहिए ही इसको, CO2 भी चाहिए इसको, तो एक CO बनेगा ही।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक ही भी H2O इसका भी एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, एब्जॉर्ब बाई कंसंट्रेट H2SO4 कर लेगा। ठीक है। और एक बात और तुम जान लेना सर, CO2 जो है ना एसिडिक मीडियम में है, तो वो पीलेट एब्जॉर्ब कर लेगा या रिएक्शन कर जाएगा, एब्जॉर्ब बाई KOH पीलेट। अब तुम्हारे पास बचा कौन, बचा कौन, यहां से CO2 बच गया और यहां से CO2 बन गया। अब मोल देखो कितना आ रहा है, एक बार देख लो कितना ग्राम दिया हुआ है, 4.5। तो सर 4.5 के साथ जब 90 का डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएगा W/M करके। तो ये 445/900 40/2 यानी 1/20 क्या होगा बेटा, 0.05 मोल आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, ये भी तो 0.05 मोल बनेगा, ये भी तो भैया ज्वाइंट 0.5 बनेगा, ये भी बनेगा। तो इन दोनों की कहानी तो खत्म हो गई दुनिया से, क्योंकि उनको एब्जॉर्ब कोई कर लिया। बेटा जब टोटल मोल निकालोगे, बेटा जी जब टोटल मोल निकालोगे, टोटल मोल ऑफ CO2 CO सॉरी, तो ये कितना है, ये तुम्हारा 0.05 है और ये भी तुम्हारा 0.05 है। सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 0.10 मोल हो जाएगा। सर इसका मोल तो आपने बता दिया, अब आप इसका क्या करिए, मास बताइए। तो मोलर मास ऑफ CO कितना हो जाएगा, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो पर मोल हो जाएगा। सर इसका मोलर मास आपने निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है W। तो W ऑफ CO इज इक्वल टू N इंटू CO और मोलर मास ऑफ CO। तो मोल 0.1 आ गया है और ये 2.8 आ गया है। अब आप जब सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ मिलेगा, 2.8 इसका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे सवाल आपको मिलते हैं, ऐसे सवाल को आपको करना ही करना है। अगर आप ऐसे सवाल नहीं करते हैं तो आप समझो कि तैयारी नहीं अच्छी। ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं है। एक सवाल अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्या बोल रहा है, लेफ्ट रिएक्टेंट। ठीक है सर, लेफ्ट रिएक्टेंट पूछ रहा है। बेटा जी ये भी लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। जब दोनों की वैल्यू दे दिया जाए, जब दोनों की वैल्यू दे दिया जाए, दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दे दिया जाए, मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। मेरी बात समझे कि नहीं। जैसे 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है और इस मैग्नीशियम को O2 दिया जा रहा है और ये बना रहा है कितना, MgO। बेटा जी बैलेंस कर लिया जाए, बैलेंस अपना हो गया। अभी पीछे ही थोड़ा सा मैं एग्जांपल इसका बताया था। तो पूछ रहा है रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस, मतलब कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, तो हम लोग कर लेंगे। बेटा मास कितना दे दिया है, इसका W दे दिया है 1 और मोलर मास इसका आप मोल निकालो, मैंने पहले ही बता दिया था। मोल निकालोगे तो 24 हो जाएगा और ये कितना होगा, ये 0.56 दिया है और ऑक्सीजन का 32 होता है। अब आप बिना कैलकुलेशन के घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लो, मैं जरूर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 1/24 की टाइम बचाना है ना, वीडियो ज़्यादा लार्ज नहीं लेंदी नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका, पॉइंट 0.041 मोल आ रहा है बेटा। और जब 56 में, मतलब सॉरी 0.56 में डिवाइड कर रहे हो तुम 32 का, तो कितना आ रहा है, 0.017 मोल आ रहा है। बहुत बढ़िया सर। अब तुमको करना क्या है, तुमको करना क्या है, यहाँ पे मोल आ गया तो स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 1, यहाँ पर भी यहाँ पर सॉरी 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। तो जब डिवाइड करोगे तो 0.02 दूना 4 और 5 दूनी 10 लगभग आ जाएगा और ये तुम्हारा 0.0175 आ जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू कौन है, ये 0.025 है, ये 1 है। मतलब ये जो mg है वो LR हो जाएगा। और एक्सेस कौन हुआ, एक्सेस ऑक्सीजन हो गया। तो mg काट दीजिए, mg काट दीजिए, बचे ऑक्सीजन। कितना बचा, एक बात बताइए,
0.025 में से 0.025 डिवाइड माइनस कर दोगे तो खत्म हो गया, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो हो गया। वही तो लिमिटिंग हुआ। ये कितना बचा? 0.025 माइनस 0.017, और इसके पास वन कोफिशिएंट है तो वन से मल्टीप्लाई, 12 में से 7, 15 से 7 8, और एक में से एक जीरो, यानी 0.1 मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट 1 है, यानी अपने पास 0.08 आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो ग्राम में पूछ रहा है ना, ये तो पक्का है कि O2 लिमिटिंग है, लेकिन मोल ऑफ O2 अपने पास मिल गया है 0.08, और वेट आपको पूछ रहा है O2 का। मोलर मास आपको O2 का पता है 32 ग्राम है, तो O2 का मोलर मास निकालोगे तो N ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ O2 हो जाएगा, 0.08 इंटू 32 हो जाएगा, और आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है। ठीक है, यानी 0.008 इंटू 32, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 0.256 ग्राम। तो चेक करो 0.256 कहाँ आ रहा है। O2 लिमिटिंग है, और 25 के मतलब 8 के साथ साथ डी ऑप्शन के साथ चले जाइएगा, डी ऑप्शन के साथ चले जाइएगा। तो बेटा ऐसे सवाल आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे, ऐसे ढेर सारे सवाल आपको मिलते रहेंगे, बस आपको लेक्चर पूरा ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आया हो, तो आप क्या करिए, लेक्चर को कई बार रिपीट करके देखिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको इसके, और दूसरी चीज़ सबसे मेन बात यह है बेटा जी कि नोटिफिकेशन आपको पाने के लिए बेल आइकन दबाना पड़ेगा। चैनल अगर आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था उसका पूरा मैंने लेक्चर हमने दे दिया, पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से रिवीजन करना। अब हम लोग मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। मैं पूरी कंप्लीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर नीट का सिलेबस पढ़ा देता हूं, और फिर हम लोग लाइव क्लास देखते रहेंगे जब पूरी सिलेबस पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को श्योर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक आप सभी को नमस्कार, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू।